तो दुख तीन, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। फिर अगली बात आती है व्याधि कितने प्रकार की होती है, लिख लो चाहो तो यही, व्याधि सात। सात कौन सी होती है? आध्यात्मिक के तीन डिवीजन, आदि बल प्रवृत्त, जन बल प्रवृत्त और दोष बल प्रवृत्त। आदि भौतिक का कोई डिवीजन नहीं है, बस यही है, संघात बल प्रवृत्त, उसी को एक्सप्लेन किया है, इंजरी की वजह से, संघात होने की वजह से। और तीसरा डिवीजन है आधि दैविक, उसके तीन डिवीजन है, काल बल प्रवृत्त, देव बल प्रवृत्त और स्वभाव बल प्रवृत्त। तो काउंट करोगे इन तीनों की जो डिवीजन है, तो वो सात आता है, उनको कहते हैं व्याधि सात। ठीक है, ऊपर जो पढ़े तीन, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, वो दुख है तीन। इतना ही याद रखना है, बाकी अभी आप मत देखो, मैं आगे आपको बता दूंगा सुश्रुत में। आगे आ जाएंगे। यहाँ धातुओं की उपधातु और उनके मल दिए हुए हैं, ये भी पढ़ा ही चुका हूँ कहीं ना कहीं, मुझे लगता है चरक सूत्र में। एक बार देख लो मगर, चलो। तो रस की उपधातु लिखी है स्तन्य और रज, यानी स्तन्य और आर्तव, याद रखेंगे। रक्त की उपधातु कंडरा और सिरा, कंडरा और सिरा। मांस वसा और षड त्वचा, वसा और छह त्वचाएं, तो वसा षड त्वचा। ये शारंगर वाला पार्ट है, इसलिए आगे तक लिख दिया इन्होंने। मेद की लिखी है स्नायु और संधि, अस्थि की दांत, मज्जा केश, ये याद रखना है स्पेशली, मज्जा केश और शुक्र ओज। ठीक है, इसमें गड़बड़ कर रखी है, मल लिख दिया है तो ये सब गलत है, रहने दो, आप इसको मत देखो, ये गलत बनी हुई टेबल है, गड़बड़ है इसके अंदर। आगे आ जाएंगे। यहाँ से मेन अब के भी हमारा शुरू हो जाता है, कुमार वृत्त, तो चैप्टर नंबर वन, अगर आपके पास ये वाली बुक है, एक मिनट बेटा। ठीक है, पहला चैप्टर है। तो अगर डीएन मिश्रा सर वाली बुक जो है वो है आपके पास, तो वहां का पहला चैप्टर है, देखते हैं। एक दो गलती है, अभी सही करा दूंगा मैं। तो प्राचीनतम साहित्य कौन सा है, पहले वो देखो। तो वैदिक वाङ्मय, यानी वेदे जो है, वेद जो है वो सबसे पुराना साहित्य है दुनिया में लिखा हुआ। अगर वेदों में भी कोई पूछे सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आंसर ऋग्वेद। ठीक है। यहाँ कह रहे हैं कि काश्यप ने क्यों पीड़िया को, मतलब कुमार भृत्य को सबसे श्रेष्ठ कहा है। तो कुमार भृत्यम अष्टानाम तंत्राणाम आद्यम उच्यते, आयुर्वेदस्य महतो देवानाम इव हव्यपः, अनेन ही संवर्धितम इतरे चिकित्सन्ति। कह रहे हैं ये जो बच्चा है पीड़िया में, जिसकी हम चिकित्सा, जिसको हम बढ़ा रहे हैं, ग्रो करवा रहे हैं, अन्य सब ग्रंथों वाले इसी की चिकित्सा करते हैं। तो यानी कि अगर हम बच्चे को ग्रो ही ना करें, तो वो वयस्क बनेगा ही नहीं, एडल्ट बनेगा ही नहीं, तो किसकी चिकित्सा करोगे। तो काश्यप पीड़िया को पहले नंबर पे रखते हैं। दूसरी जरूरी बात है कि काश्यप संहिता में जो आयुर्वेद के 8 अंग हैं, उनमें वाजीकरण की बात नहीं है, क्योंकि बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए, नपुंसकों के लिए, इनके लिए वाजीकरण नहीं होता है। ठीक है, आगे देखें। कुछ बुक्स के नेम लिखे हैं इस चैप्टर में, जबकि एग्जाम में पूछे नहीं जाते, मैं फिर कह रहा हूँ पूछे नहीं जाते हैं अभी, मगर देख लोगे एक बार। आयुर्वेद का बृहत इतिहास, आयुर्वेद का बृहत इतिहास बाय अत्रिदेव, इसको देख लेना इस बुक को। आयुर्वेद का बृहत इतिहास, अत्रिदेव। कुमार संभव, महाकवि कालिदास, कुमार संभव, महाकवि कालिदास। कुमार तंत्रम, रावण। बाल तंत्र, कल्याण वैद्य, कल्याण वैद्य, बाल तंत्रम। शिशु रक्षा रत्न, पृथ्वीमल। कुमार तंत्र, यामिनी भूषण, इसको चाहो तो याद कर लेना। एक पहली बुक कही मैंने आपसे, आयुर्वेद का बृहत इतिहास अत्रिदेव, और कुमार तंत्र यामिनी भूषण। एक और देख रहे हो, इस पे एक बार सवाल आया हुआ है, बुक ऑफ चिल्ड्रन किसने लिखी है, तो थॉमस फेयर। ठीक है, तो ये तीन बुक्स है, जो देखना चाहो तो देख सकते हो आप। चक्रपाणी, कह रहे हैं कुमारस्य भरणम अधिकृत्य कृतम कुमार भृत्यम, कि कुमार भृत्य क्या है, जहां बालक का भरण कैसे हो, मतलब उसका पेट कैसे भरे, इससे संबंधित जो मेनली ग्रंथ है, वो कुमार भृत्य है। ये खराब हो सुश्रुत। गया पंखा। क्या? मैं इसकी तो वायरिंग जोड़ने कर का लो, पता नहीं चल रही। चलो सही कर लो फैन वैन, लेकिन बंद रखो इसको। यही तो मैं कहता हूँ कि ये दिक्कत करते हो आप लोग। अगर नहीं कैमरा ऑन हो तो पता नहीं घर के पंखे सही हो रहे हैं, कोई फ्रिज सही कर रहा है अपना। क्लास के टाइम मत किया करो, 10:30 बजेंगे, पंखा वंखा सब खोल के बैठे ना सही करने के लिए। यही करते हो ज्यादातर जो कैमरा ऑफ करते हो।
तो चक्रपाणि कुमारस्य भरणम अधिकृत्य कृतम कुमार भृत्यम। सुश्रुत देखो क्या लिख रहे हैं, कुमार भृत्यम नाम कुमार भरणम धात्री शीर दोष संशोधनार्थम दुष्ट स्तन्य गृह समुत्थानं च व्याधि नाम उपशमनार्थम। तो देखेंगे सुश्रुत ने क्या क्या बताया। एक तो कह रहे हैं कुमार भरण, चरक के जैसा। धात्री शीर दोष संशोधनार्थम, यानी धात्री शीर दोष संशोधन की बात भी कर रहे हैं। दुष्ट स्तन्य की वजह से, ग्रह की वजह से जो रोग हो रहे हैं उनको दूर करने की बात, और अन्य भी जो व्याधियां हैं पीड़िया से रिलेटेड, उन सब की बात कर रहे हैं सुश्रुत। चक्रपाणी जब सुश्रुत की टीका लिखते हैं तो क्या लिख रहे हैं, कुमाराणाम भृति धारणम पोषणम च तस्येदम इति कुमार भृत्यम, कि जहाँ कुमार को कैसे धारण करना है, उसका पोषण कैसे होगा, जीवन कैसे चलेगा, सारी बातें बताई जाए, वो कुमार भृत्य है। जानते हो ना, चक्रपाणी की टीका दोनों पे है, सुश्रुत के ऊपर तात्पर्य टीका है भानुमति। इस बार सवाल था, बता रहे थे लोग एग्जाम में। ठीक है, आगे चलेंगे। और जब पेपर डिस्कस करूंगा ना मैं, इशिका, जब बेटा पेपर डिस्कस करूंगा, आप लोगों के मन से पेपर डिस्कस करने वाला हूँ मैं भी, तो जब डिस्कस करेंगे तो मैं सवाल भी पूछूंगा जो पढ़ा है सारा, ये सब ध्यान रखोगे। पेपर डिस्कशन होगा और आप सबसे भी सवाल करूंगा, आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है, और भी कर सकते हैं, यही नहीं, पेपर पहले भी डिस्कस किए, वो करेंगे, फिर से करेंगे अगर आप चाहते हो। मैं चाहता हूँ करना इस चीज को, लेकिन बेटा तभी हो पाएगा जब आप लोग का सपोर्ट रहेगा। अगर आप लोग नहीं जवाब दोगे तो वो चीज अच्छे से नहीं हो पाएगी फिर। ठीक है, सबके लिए कह रहा हूँ मैं। फिर पूछूंगा मैं सवाल, तुरंत जवाब आना चाहिए, हो सकता है लाइव सेशन ले जाओ, तो उसमें मेरी भी कह लो कि स्टेक पे होती है वैल्यू, और आपकी भी स्टेक पे होती है, कैसे जवाब दे रहे हो। देखो आगे, हारित गर्भोपक्रम विज्ञानम सूतिकोपक्रम तथा बाला नाम रोग शमनी क्रिया बाल चिकित्सतम। ठीक है, तो हारित क्या कह रहे हैं, ये सवाल पूछ चुका है कि किस आचार्य ने सूतिका की चिकित्सा भी बताई है। जब पीडिया की बात की है तो सूतिका को भी वहां पे इन्वॉल्व किया है, तो हारित ने। तो गर्भ उपक्रम पूरा का पूरा और सूतिका की जो चिकित्सा है वो सारी जहाँ की जाए, बालकों के रोगों की चिकित्सा जहाँ की जाए, तो उसको बोलते हैं कुमार भृत्य बाल चिकित्सा। आगे आ जाए, बालक को हृदय औषध देनी चाहिए। हृदय यानी बालक जिनको पसंद करे, वो ले ही ना पाए, वॉमिट कर दे, क्या फायदा। काश्यप जो आप पढ़ते हो, इसके मूल उपदेष्टा कौन है, तो आचार्य काश्यप ही इसके मूल उपदेष्टा है। तंत्रकर्ता कौन है, तंत्र के रूप में जिन्होंने लिखा, वो है जीवक। जीवक, जीवक ऋचिक के बेटे थे। ऋचिक के बेटे थे, जीवक को ही वृद्ध जीवक भी कहा जाता है। तो मतलब जीवक और वृद्ध जीवक ये कोई अलग व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति है, याद रखोगे। जरा ना वो लिख लो, आयुर्वेद का अवतरण लिख लो काश्यप का भी, लिख लेंगे हल्का सा, एरो बना के लिखते चले जाना। आयुर्वेद का अवतरण काश्यप के अनुसार, फर्स्ट लिखो ब्रह्मा, ब्रह्मा, एरो बना के लिखो प्रजापति, ब्रह्मा, फिर लिखो प्रजापति, अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार, इंद्र। तो यहां तक तो वही चीज है चरक की तरह, ब्रह्मा, प्रजापति, अश्विनी कुमार और इंद्र। इसके आगे लिखोगे, लिखो कश्यप आदि ऋषि, कश्यप आदि ऋषि। फिर लिखो उसके आगे जीवक, जीवक। फिर लिखो वृद्ध जीवक, जीवक के बाद वृद्ध जीवक। फिर लिखेंगे अनायस यक्ष, यहां जो लिखा हुआ है नाम अनायस नामक यक्ष, वृद्ध जीवक के बाद। और लास्ट में लिखो वात्स्य, ये भी यहाँ लिखा हुआ है स्क्रीन पे, आपके नाम दोनों नाम लिखे हुए हैं, अनायस यक्ष और उसके बाद वात्स्य। ठीक है, तो ये सवाल पीछे पूछ चुका है ऐसा करके कि किस संहिता के अनुसार जो ज्ञान है वो इंद्र से, अ, ऐसा वशिष्ठ अत्रि भृगु ऋषियों के नाम है, कश्यप का नाम भी है, कि इनको ये ज्ञान मिला। आप कश्यप के साथ वशिष्ठ भी लिख लो, वशिष्ठ और भृगु का नाम भी लिख लो, वशिष्ठ और भृगु, जहाँ कश्यप लिखा है ना उसके साथ ही लिख लो वशिष्ठ भृगु। तो ऐसा कहीं सवाल तो पूछा आ गया था पीछे, तो याद रखेंगे, वशिष्ठ और भृगु। फिर बोल रहा हूं मैं, एक बार यहाँ देख लोगे, मतलब वो तो मैंने बता ही दिया। बालक को हृदय औषध है, काश्यप संहिता के मूल उपदेष्टा काश्यप ही है, तंत्रकर्ता लेकिन जीवक है। जैसे वहां अग्निवेश थे चरक संहिता के तंत्रकर्ता, यहाँ कौन है, जीवक है।
जीवक ऋचिक के बेटे हैं, इनके पिताजी का नाम है ऋचिक, ये भी ऋषित है। ठीक है। जीवक को ही कह रहे हैं वृद्ध जीवक भी कहते हैं, जीवक को ही वृद्ध जीवक भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जाके इन्होंने जब तंत्र लिखा तो इनको लगा कि लोग मुझ पे यकीन नहीं करेंगे कि ये आदमी कुछ लिख सकता है, कम एज थी बहुत, तो इन्होंने स्नान किया नदी में, और जब बाहर निकले तो वृद्ध हो गए थे। ठीक है। कई डॉक्टर देखोगे वो कहते हैं कि हम लोगों ने इसलिए मुस्टेज रख ली है कि लोग हमें बच्चा समझ रहे थे, सीरियस नहीं लेते थे। ठीक है। तो वही वाली चीज, उनको सीरियस नहीं ले रहे थे। इनसे फिर कह रहे हैं अनायास नामक यक्ष ने ले जाके, वात्स्य एक व्यक्ति थे जिन्होंने प्रति संस्कार किया काश्यप संहिता का, तो उसको दी, ये तंत्र जो है वात्स्य को दिया अनायास नामक यक्ष ने, तो उन्होंने इसका प्रति संस्कार किया। फिर ये जो थी हैंड रिटन बुक जो है, उसके बाद तो पंडित हेमराज शर्मा, ये नेपाल के राजगुरु हैं, इनको मिली है, नेपाल के राजगुरु पंडित हेमराज शर्मा, इनको ये बुक मिली, इन्होंने इसका फिर पब्लिकेशन कराया। याद रखना, पांडुलिपि हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट जो होते हैं वो मिली इनको। ये मान लो कि वात्स्य की लिखी हुई है, अब क्या पता वात्स्य की लिखी है किसी और ने बाद में लिखी हो, लेकिन माना ये जाता है। कुल अध्याय की बात करें तो अध्याय यहाँ 200 हो जाते हैं, 120 तो होते ही हैं हमेशा। प्रतिज्ञा की आचार्यों ने कि 8 स्थान 120 अध्याय लिखेंगे। इसके अलावा 80 अध्याय इन्होंने खिलिस्तान के लिखे हैं। तो सवाल इस पे भी आया हुआ है और कई बार आया हुआ है, अभी भी आता है कि खिलिस्तान किस संहिता में मिलता है, तो काश्यप संहिता के अंदर। आगे देखोगे, यहाँ दो उपमाएं लिखी हुई हैं, स्थिविरेण और भार्गव। तो ये दोनों नाम जो आप देख पा रहे हो, स्थिविरेण और भार्गव, तो सही कर लो इसको, ये वृद्ध जीवक के नाम है। इसके सामने वृद्ध जीवक लिख लो आप, कि काश्यप संहिता में वृद्ध जीवक के लिए स्थिविरेण और भार्गव ये दो शब्द भी मिलता है। आगे चले, ये जरूरी बात नहीं, आगे पूछेगा नहीं कोई। स्थिविर का मतलब तो आप जानते ही होगे ना, इजीली कैच कर लोगे। आपको भी सूत्र स्थान पीछे पढ़ाया होगा। किस चीज के लिए कहा गया है स्थिविरे प्रशस्यते, स्थिविरेण च दंड धारण। प्रशस्यते, दंड धारण। ध्यान आ रहा है। तो दंड धारण करने के लिए कहा गया कि ओल्ड एज के जो लोग हैं उनके लिए अच्छा होता है दंड धारण, तो वहीं से आया है शब्द स्थिविरेण, कि वृद्ध हो गए थे काश्यप, इसलिए वृद्ध। आगे चलो, यहाँ बाला कुमारी और रजोमती में दोषों की क्या प्रधानता है वो बताया हुआ है। तो बाल्यावस्था, आपको पता है किसी भी कार्य की शुरुआत में कफ दोष बड़ा होता है, मध्य में पित्त, अंत में वात। तो बाल है तो कफ बड़ा होगा, कफ उल्बण होगा, और वायुहीन होगी। अब क्योंकि ये तीनों ही स्टेज जो है, बाला कुमारी रजोमती, ये मतलब कह लो यंग स्टेज है सारी की सारी, तो वात तो कहीं भी बड़ा ही नहीं होगा, तो वायु तो हीन ही है सभी जगह। ठीक है ना। और बाकी देख लो, क्या बाला में कफ उल्बण, पित्त व वायुहीन, कुमारी में कफ यहाँ भी बड़ा है, पित्त मध्य है, वायुहीन है, रजोमती के अंदर कफ और पित्त बढ़े हुए हैं और वायुहीन है। सवाल इस पे आता भी नहीं है। इसके अगला पॉइंट जो देखोगे यहाँ आता है सवाल, इसको देखेंगे ध्यान से, ये याद होना चाहिए आपको, कि रजा श्राव काल के अंदर किस दोष की प्रधानता होती है, तो वात दोष की। रजा श्राव काल, वात की प्रधानता। ऋतु काल, जो फर्टाइल पीरियड होता है मतलब, उसमें कफ दोष की प्रधानता होती है। और ऋतु व्यतीत काल हो जाने पे, ऋतु जब बीत जाती है, तो पित्त का प्राधान्य हो जाता है। तो रजाश्राव काल सबसे ज्यादा ये पूछता है, तो वात का प्राधान्य। ऋतुकाल कफ का प्राधान्य है, और ऋतु व्यतीत काल में पित्त का प्राधान्य है। ऋतु व्यतीत काल पित्त का प्राधान्य है। आगे देखोगे, बालक हेतु औषध कैसी होनी चाहिए, मधुर, मृदु, लघु, सुरभि, शीत, शंकर, शंकर यानी कल्याण करने वाले, कर्म परिवर्तन, तथा ते शर्म लभंते चिराए, कि ऐसी चिकित्सा से बच्चों को शीघ्र ही लाभ मिल जाता है। तो मधुर, मृदु, लघु यहां से इजीली कैच कर लोगे। आगे चलिए, और बता रहे हैं, मधुराणी कषायाणी शीरवंती मृदुनी चा, मधुर कषाय शीर वाली मृदु औषधियां देनी है। अत्यर्थम स्निग्ध रूक्ष उष्ण अम्लम कटु विपाकी चा गुरु चा औषध अनपानम एतद बालेषु गर्हितम। कह रहे हैं बहुत ज्यादा गुरु, स्निग्ध, बहुत ज्यादा उष्ण, अम्ल, इस तरह के द्रव्य जो है वो बच्चों के लिए अच्छे नहीं है, गर्हित है मतलब हितकारी नहीं है। जो पहली लाइन है वो बताई गई है क्या चीजें देनी है बच्चों को, जो अगली दोनों लाइन है इनमें बताया हुआ है क्या नहीं देना है। ठीक है। तो मधुर कषाय शीरवान उस तरह की मेडिसिन देनी है बच्चों को। और देखें, ना त्वेव बालस्य विशोषणम हितम, बालकों की ऐसी चिकित्सा नहीं करनी जिससे उनका शोषण होता हो, या उनका शरीर घटता हो, अवतर्पण होता हो, तो वो चिकित्सा नहीं देनी है।
काश्यप ने बस्ती को शिशु स्नेह कहा है। शिशु स्नेह, बच्चों के लिए स्नेह कहा बस्ती को। और बस्ती देने का टाइम बताया, अधा स्तनो अनभोक्ता, जब बालक की गोद की अवस्था समाप्त हो जाए। अधा स्तनो मतलब है गोद से उसको उतार दिया है अपने बच्चे को। अनभोक्ता, अन्न का सेवन करने लगा है वो, है ना, तो स्तन्यपान छोड़ के अन्न का सेवन करने लगा। तो ये टाइम जो है लगभग 12 महीने या 1 वर्ष हम लोग कंसिडर करते हैं। तो पूछ लेगा टाइम के आधार बना के, तो 1 वर्ष कहना है आपको आंसर। आगे चलें। औषध की मात्रा, ये डिस्कशन हुआ है हमारा, ठीक। शारीर मैंने आपको शुरुआत की थी, काफी कुछ पढ़ाया था वहां शुरुआत में, तो वहां सारा डिस्कशन हुआ है, तो आपको याद होना चाहिए मेरी तरफ से। तो जात मात्रा के लिए विडंग मात्रा में, शीरप के लिए कोलास्थि, शीरनाद कोल, और अन्नाद उदुम्बर प्रमाण। जात मात्रा के लिए विडंग, शीरप कोलास्थि, शीरनाद कोल, और अन्नाद उदुम्बर। बिल्कुल याद कर लोगे। विडंग से शुरू है, फिर कोलास्थि, कोल और उदुम्बर। काश्यप ने कहा, शीरनाथ बालक की जठराग्नि प्रायः मिश्रित भोजन करने से अनिश्चित होती है, इसलिए स्नेह की मात्रा अग्नि बल के अनुसार है। मतलब विचार कर लेना चाहिए कि अग्नि कितनी है उसकी। शीरनाथ जो मिक्स भोजन कर रहा है। अन्नाथ बालक, क्योंकि वो अन्न खा रहा है खाली, उसकी मात्रा पता है आपको कितनी देनी है फिक्स। तो वहां पे आम्लक मात्रा में घृत दे सकते हो। लॉजिक पता है ना, सब मैंने पीछे समझा रखा है आपको ये। तो शीरनाथ में अग्नि की मात्रा निश्चित नहीं है, तो अग्नि बल के अनुसार देखकर आपको स्नेह देना है। और अन्नाथ बालक में अग्नि सम होती है, क्योंकि आपको पता है वो डेली कितनी रोटियां खाता है मान लो, या कितने चावल खाता है, तो आपको फिक्स मात्रा पता है। तो उसको ध्यान में रख के घृत प्रमाण तक, माफ करें, आम्लक प्रमाण तक आप घृत दे सकते हो चाहो तो। कि 2 वर्ष तक के बालकों के लिए फ्राइड्स रूल है, मेडिसिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। और 2 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए क्लार्क्स रूल है नीचे। आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि ये बच्चों के लिए रूल है दोनों, ठीक है। 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्राइड्स रूल है, और 2 से अधिक आयु के बालक हैं तो उनके लिए क्लार्क्स रूल है। अगर भूल जाओ, तो माइकल क्लार्क ऑस्ट्रेलिया की टीम का कैप्टन था पहले, है ना, तो 2 साल से तो बड़ा ही होगा। तो ऐसे याद रख सकते हो कि 2 से बड़े बच्चों के लिए क्लार्क्स रूल है, और छोटे बच्चों के लिए फ्राइड्स रूल है, ठीक है। फॉर्मूले मन है आपका, मैं नहीं कह रहा याद करो, याद कर सकते हो तो ये क्लार्क्स वाला देख लेना कम से कम, देख लेना, मैं नहीं याद करा रहा आपको। सामान्य सिद्धांत लिखा है, इसको देख सकते हो, यंग्स फॉर्मूला। सामान्य मात्रा कितनी होती है किसी एडल्ट के लिए मान लो, ठीक है, तो फिर वह वर्षों में, एज कितनी है बच्चे की, डिवाइडेड बाय बच्चे की एज वर्षों में, +12। तो ये यंग्स फॉर्मूला है, एक नजर डाल लेना एटलीस्ट, रटोगे भी नहीं तो नाम याद रख लेना, यंग्स फॉर्मूला। नेक्स्ट देखिए, आचार्य वाग्भट, साथ में भोजन ही शिशु के लिए साथ में पथ्य है। साथ में भोजन ही साथ में पथ्य है, कि मतलब भोजन दो, बच्चे को, बात खत्म, ज्यादा सोचना नहीं है कि उसको क्या खिलाएं हम। और शीरप के लिए कह रहे हैं शीर, अन्नाद के लिए अन्न, और उभय वृत्ति वाले के लिए दोनों चीजें, शीर और अन्न, ठीक। बालकों में उभय वृत्ति का उल्लेख संग्रह ने किया, यहाँ देख ही पा रहे हो, उभय वृत्ति वर्ड आया है, यानी शीरनाथ बालकों के लिए लिखा कि उभय वृत्ति पे है, वो दोनों चीजें लेते हैं। ये देख लो किस आकृति की योनि और क्या उसका परिणाम होगा, पढ़ा चुका हूं ये भी आपको पूरा। तो शक्त आकृति योनि अपत्य लाभाय, पीना सौभाग्याय, लंब अपत्य वधाय, सबसे जरूरी लंब अपत्य वधाय, मंडला व्यभिचरणाय, उत्क्षिप्ता अन अपत्याय, सूचीमुखी, सेकंड नंबर जरूरी, सूचीमुखी, दौर्भाग्याय, भ्रश विव्रत संव्रत शुष्का लंबा विषमा विलंगी क्लेश लाभाय, मध्य निबिड़ा कन्या प्रजननाय, थर्ड वन जरूरी, उन्नत रमणीय मासला पुत्र जन्मने, ठीक है, व्यंजनवती धन्य, अतिलोमशा वैद्य व्यय कर। तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन पॉइंट क्या है, पीन सौभाग्याय, लंब अपत्यवधाय, सूचीमुखी दौर्भाग्याय, मध्य निबड़ा कन्या प्रजननाय। इनको अच्छे से देख लोगे, फिर ये भी शक्ताकृति अपत्य लाभ है, याद तो सारी करना है आपको। नेक्स्ट है कुमार धारण्यानी। एक मिनट रुकोगे, शायद मैंने आगे लिख रखा है इन चीजों को ना, फिर फालतू दो जगह क्यों पढ़ेंगे। नहीं लिखा है, चलो देख लेते हैं।
सर बुक कौन सी है ये? हाँ, क्या बोल रहे हैं, बुक कौन सी है? बेटा ये डीएन मिश्रा सर है, लखनऊ के ना, उनकी बुक है ये। डीएन मिश्रा सर की है। ठीक है, देवेंद्र नाथ मिश्रा। ठीक है, देखो चलो आगे देखते हैं। कुमार धारण यानी, तो बच्चे को धारण करने के लिए कुछ चीजें बता रखी हैं कि क्या उसको धारण करना चाहिए, उसके लिए अच्छा है। तो जो मेध्य द्रव्य हैं उनको धारण करने की बात की जाती है, तो इंद्री आदि औषधियां, कह रहे हैं जीवक ऋषभक, ये चीजें धारण करनी है बालक को। और देखो, हस्ताभ्याम ग्रीवया मूर्धनाम विशेषात सततम वचाम, कि हाथों पर, ग्रीवा पर, मूर्धा पर विशेष रूप से वचा को धारण करना चाहिए। वचा भी मेध्य द्रव्य है। ठीक है। और देखो नीचे हिंदी क्या लिखी हुई है, मैंने सब मार्क कर रखा है, सिर्फ उतना ही पढ़ना है आपको। ठीक, ये नहीं कि सब कुछ पढ़ने लग जाओ, जो मैंने मार्क किया हो उसी को पढ़ना है। कह रहे हैं कि बालकों को मणि धारण करनी चाहिए। जीवित जीवित गैंडा, हिरन, नीलगाय, सांड, इनमें से किसी एक की या सभी के दाहिने श्रृंग के अग्रभाग को, जो दायां सींग है उसका अगला हिस्सा, ठीक है, उसको धारण करने की बात कर रहे हैं। इंद्रिय जीवक ऋषभक आदि औषधियां धारण करें। अर्थ अथर्ववेद के ज्ञाता ब्राह्मण इनके अलावा जिन चीजों को कहे उनको धारण करें। वाग्भट ने वचा को स्पेशली धारण करने के लिए कहा है, हाथ में, ग्रीवा में या सिर पर। अब देखो ऐसे सवाल भी आने लगे हैं कि जैसे वचा धारण की बात आई कि बालक कहाँ पर धारण करे वचा, तो आप याद रखना ग्रीवा में भी लिखा है, सिर पे भी लिखा है, हाथ में भी लिखा हुआ है ना, हाथ पर, सिर पर या ग्रीवा पर धारण करने की बात आई है। यहाँ मेन है वचा। और जो जानवर है ये, इनका दाहिना श्रृंग जो है उसका अग्रभाग। नेक्स्ट है कुमार धारण। कुमार धारण कौन है? तो बच्चों के लिए जो नैनी वगैरह रख देते हो, तो वो है कि बच्चे को संभालने वाला व्यक्ति या महिला कैसी हो। पढ़ना नहीं है इसके बारे में, सिंपल सी बातें लिख रखी हैं कि बालक को धारण करने वाला व्यक्ति ज्यादा लालची ना हो, स्थूल ना हो, अधार्मिक ना हो, दुराचारी, स्थूल, दुष्कर्मी ऐसा ना हो। तो सवाल ये पूछता है किसने उल्लेख किया कुमार धारण का, यानी उस व्यक्ति का जो बच्चे को धारण करेगा। तो यहाँ देख पा रहे हो संग्रह का तो श्लोक ही है। ठीक है, तो वाग्भट ने उल्लेख किया है। शब्द कह रहे हैं कि सुश्रुत में भी आया है। तो अष्टांग संग्रह कुमारधार के लक्षण बताए हैं कुमार धारण के, और शब्द जो है वो सुश्रुत में भी आया है। बालकेन सह संबंध, तो पेरेंट्स का बच्चों के साथ संबंध कैसा होना चाहिए। ना ही हास्य वित्रासनम साधु, बच्चों को डराओ मत, ये मत कहो बाहर बाबा आ गया लेके चला जाएगा। बच्चे डरने लगते हैं, बाबा को कुछ देने भेज दो तो डरने लगता है, देने उन्हें भी नहीं जाते कुछ। तो ना ही हास्य वित्रासनम साधु, बालकों में भय उत्पन्न करना अच्छा नहीं है। नेक्स्ट कह रहे हैं ना उपवेशित कोब्जे भयात, बच्चों को जल्दी बैठाने की कोशिश मत करो। जल्दबाजी करोगे बच्चों में कुब्जता हो सकती है, कमर मुड़ जाएगी जीवन भर के लिए। ठीक है, ये पीछे पढ़ा है क्या आपको, जो पिछले पेजेस थे वहां लिखा था उपविष्टन संस्कार कब कराना होता है? नहीं आई बात अभी? 5 माह के पहले नहीं बैठाते। ठीक है चलो, कोई बात नहीं, आगे होगा कहीं भी देखेंगे। नेक्स्ट देखोगे क्रीड़ा भूमि या क्रीडनक, तो बच्चे के खेलने की जगह, तो वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, तो आप भूमि तैयार करो, कह रहे हैं वहां से कंकड़ पत्थर वगैरह हटा दो, और चूना नीम इसका पानी जो है छिड़क दो वहां पे। उसके बाद खिलौने बनाने किस चीज के हैं वो जरूरी बात है यहाँ पे। तो खिलौने बने हो जातुष, जातुष यानी लाक्षा के, और कैसे हो घोषवच, जिनमें आवाज आती हो, बच्चे आवाज के लिए अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अति तीक्ष्ण अग्र ना हो उनके, यानी नुकीले ना हो, शार्प ना हो खिलौने। गवा, अश्व आदि मांगल्यम अथवा फलम, उनकी आकृति कैसी हो, तो बच्चे किन से खेलते हैं, गाय घोड़ा इस तरह की शेप वाले जानवर हो, तो वो बनाने हैं, कहना है कि उससे खेले बच्चा आपका। तो ये बहुत जरूरी बात है कि हमारे यहाँ पर मतलब किसने उल्लेख किया बच्चों के खिलौनों का भी, तो वाग्भट ने किया है। तो संग्रह, फिर हारित देख पा रहे हो, काश्यप देख पा रहे हो, सबने उल्लेख किया है। चरक में भी है। बेटा माफ करें, ये संग्रह नहीं है, सही लिख लेना। संग्रह तो यहाँ देख ही पा रहे हो, अच्छा, मतलब हारित नहीं है, चरक है, संग्रह है, मैं फिर बोल रहा हूँ, गड़बड़ बोल गया था पीछे। चरक, संग्रह, काश्यप, तीन है ये हारित जैसा लग रहा है, कंफ्यूजन कर रहा है, ये संग्रह है। चरक, संग्रह और काश्यप। ठीक है, तो ऐसा कर लो, खिलौनों का चस्का होता है ना, बच्चों को चस्का लग जाता है कि क्या है कि खिलौना चाहिए, बच्चे रोने लगते हैं कि चस्का लग गया उस चीज का, वो चाहिए चाहिए। तो चस्का यानी चा से चरक,
सा से संग्रह और का से काश्यप। ठीक है, आगे देखो। तो ध्यान रखना सर इस आवाज बार कर। इसका क्वेश्चन भी है इसमें। क्वेश्चन आया था इस बार। हाँ सर, वो मैच करवाते हैं ना, तो उसमें एक तो कुमारागार, कुमाराधार, ये क्रीडनक और क्रीड़ा भूमि, ऐसा करके चार को मैच करवाया था सामने कि कि किससे किसने मैच होगा। कि किसने दिए हैं ये पूछा गया था। नहीं, ये नहीं पूछा था सर। जैसे ये है ना, ये निशस्त्र उत्पल शर्करा, ये किससे मैच होता है। अच्छा अच्छा और अच्छा। मतलब तुम्हारा धार में क्या वो होना चाहिए, ये ऐसा मैच करवाया था सर। ये ठीक है क्वेश्चन बेटा, था इसमें। चलो। ठीक है ना, तो बता रहे हैं कि ये जो जैसे यहाँ वर्ड लिखे हुए हैं ये, कि क्रीड़ा भूमि, समाकार्य, निशस्त्रोपल शर्करा, की सबको हटा दिया आपने, क्रीड़ा भूमि को तैयार किया, तो यहाँ से रख के पूछ लिया होगा समाकार्य ऐसा मान लो। तो ऐसा बता रहे हैं, ठीक। तो कई बार जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपका पढ़ा हुआ आएगा, लेकिन वहां थोड़ा सा माइंड लगाना है कि मान लो जैसे क्रीड़ा भूमि थी, तो आपको समझ में आना चाहिए था कि शर्करा वगैरह नहीं होनी चाहिए, कंकड़ पत्थर बच्चा खेले जहाँ। तो इस तरह कुछ मैच हो जाते हैं। और ये भी याद रखना, ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे ना, तो वो ऐसे नहीं आएंगे कि चार के चार ऑप्शन आपको आते होंगे आपने मैच कर दिए। अक्सर ऐसा ही होता है, कोई एक या दो आपका मैच कर जाता है, उससे आप सामने मैच कर लेते हो और बाकी फिर आंसर लग जाता है। ठीक है ना, तो परेशान नहीं होना होता उन क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। यहाँ भी खेलते समय बच्चे को बता रहे हैं कैसे बैठाना है, तो दिशा की बात कर रहे हैं। कुमार प्राग मुखम उपवेश्य, तो बच्चे को पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठाना है खेलते समय। ठीक है, और ये प्रोसेस कब करनी है, छठे मास में खिलाना है, तो ये भी ध्यान रखना। यहाँ लिखा भी है छठा मास। तो खिलाना कब है बच्चे को, छठे मास पे, 6 मंथ। और कैसे बैठाना है, प्राग मुखम यानी पूर्व की ओर मुख करके बैठाना है। खिलौने जातुष यानी लाक्षा के बने हों, घोष यानी आवाज करने वाले हों, और गाय अश्व आदि मंगल्य जानवर जो है इनकी शेप के हों। आगे चलिए। यहाँ चलो आपके काम की कोई खास बात नहीं है, क्योंकि आगे ये चीजें आएंगी सारी। आगे चले। वही बात रिपीट कर दी, बालकों में वितरासन हित करना ही है। यहाँ शरीर का प्रमाण बता रहे हैं कि चरक और संग्रह ने कहा कि लंबाई व्यक्ति की कितनी होती है, 84 अंगुल। सुश्रुत ने कहा 120 अंगुल, और हृदय ने कहा 3.5 हाथ। इसमें जरूरी बात यह है, ये किसके अंगुल या किसके हाथ की बात है। तो स्वयं जिस व्यक्ति की हम लंबाई नाप रहे हैं उसके अपने अंगुल से है ना, तो नापेगा नाक तो अपने हाथों से नापेगा। फिर कहता हूँ वो खली के हाथ नहीं रखवा लेना कान के ऊपर की, नाप दो। खली का तो एक ही अंगुल बैठेगा, वरना कान 4 अंगुल का है। ठीक है ना, तो अपने स्वयं के अंगुल से। तो चरक सुश्रुत 84 अंगुल लंबाई है, सुश्रुत के अनुसार 120 अंगुल, और हृदय के अनुसार 3.5 हाथ। याद रखने के लिए अगर भूलते हो, देखो हृदय में तीन जैसा बनता है ना, तो आंसर भी तीन वाला है, मतलब 3.5 हाथ, उल्टा तीन है अगर देखोगे ऐसा। ठीक है ना, 3.5 हाथ। सुश्रुत में दो बनता है, मतलब नाम लिखते हुए सुश्रुत दो बनाना पड़ता है, तो इनका दो वाला आंसर है, मतलब 120। और चरक अष्टांग संग्रह 84 अंगुल। आगे आ जाइए। कुमारों में संस्कार। तो संस्कार का भी बेसिक आपको मैंने पढ़ा दिया था, संस्कार कौन कौन से कब कब क्या चीजें कराते हैं, सिर्फ रिपीट हो रही हैं, जल्दी से देख लोगे, पढ़ रखा है आपने। तो बेटा लगभग 16 मेन संस्कार होते हैं, उनको तीन हिस्सों में बांट सकते हो। गर्भस्थ जीवन में कराने वाले, बाल्यकाल में कराने वाले, और युवा या प्रौढ़ावस्था में कराने वाले। तो गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, ये गर्भावस्था के संस्कार हैं। सीमंतोनयन कब कराते हैं, गर्भावस्था के चतुर्थ मास में, शुक्ल पक्ष में। ठीक है। फिर बाकी जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेधन, उपनयन और वेदारंभ, इनमें भी ध्यान आ रहे होंगे। चलो बोलते चले जाओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जात कर्म, तो जात की अवस्था कब तक होती है बोलो, जन्म के 10 दिन तक। 10 दिन तक। ठीक है। तो उसको बताना है कि मधु सर्पी, अनंता मिश्रित मधु सर्पी वो चटाना है, यानी स्वर्ण मिश्रित। फिर नामकरण की बात आती है, तो नामकरण अगर एक आंसर पूछूं कब कराते हैं जनरली, सभी लोगों ने क्या टाइम दिया है, लगभग 10 दिन बेटा। 10 days। 10 डेज का है बेस्ट आंसर जो है, ठीक है। बाकी और भी ऑप्शन है वो आप देख लोगे फिर। निष्क्रमण संस्कार बोलो, लिखा है वैसे चतुर्थ मास। अन्नप्राशन, तो सभी ने छठे मास पे कहा है, लेकिन काश्यप ने क्या कहा छठे मास पे बोलो, फल प्राशन। फल फल प्राशन। प्राशन। फल प्राशन। ठीक है। फिर आ जाता है चूड़ाकर्म, तो चूड़ाकर्म 1 वर्ष पे कराते हैं। 1 वर्ष पे कौन कराते हैं, पारस्कर। और 3 वर्ष पे आश्वलायन जो लिखा हुआ है, 3 वर्ष आश्वलायन का है। फिर आ जाता है कर्णवेधन, आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा अभी कर्णवेधन। तो उसमें आता है छठे सातवें मास में कराना चाहिए, सर्दियों के दिनों में, वो पढ़ेंगे आगे चल के भी। फिर उपनयन संस्कार मतलब विद्या आरंभ संस्कार जो है, वो 5 वर्ष का टाइम हम मानते हैं। शब्द आया है जब बच्चा शक्तिमान हो जाए, मतलब शक्तिशाली हो जाए।
ठीक है, तो वेद आरंभ उपनयन एक ही टाइम है। नेक्स्ट आ जाओ समावर्तन, तो 25 वर्ष। विवाह की बात करें तो ये आपने पढ़ रखा होगा। तो सुश्रुत के अनुसार विवाह की आयु जो है वो कितनी है बोलो, लिखिए है 25 12। अब बोलो गर्भाधान योग्य आयु कितनी है, तब कितनी होनी चाहिए स्त्री की आयु? 16। 16। 16। 16 पढ़ाया नहीं मैंने, सब लोग शांत हैं, पढ़ाया होगा बेटा। पढ़ा है सर, पढ़ा है सर। तो विवाह संग्रह की है 21 12, सुश्रुत की है 25 12। ठीक है, संग्रह ने 21 12 कह दिया है और सुश्रुत की 25 12 है। बाकी गर्भाधान में 16 वर्ष का ही है, वो तो याद ही रखोगे। बाकी फिर वानप्रस्थ, संन्यास, अंत्येष्टि, आगे चलेंगे। अब देख लो वही चीजें रिपीट होंगी यहाँ पे। तो कह रहे हैं जातकर्म कैसे कराते हैं कि मधु सर्पी जो है मंत्रों से अभिमंत्रित करके वो चटाया जाता है जातकर्म संस्कार के अंदर। हिंदी देख लेना, कुछ मेन होगा तो बता दूंगा। अच्छा, इसमें प्रजापति विधि का यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। प्रजापत्य विधि से जातकर्म संस्कार कराया जाता है, प्रजापत्य विधि, इतना ध्यान रखना। आगे देखोगे नामकरण संस्कार। नामकरण, तो 10वें दिन, यहाँ देख ही पा रहे हो 10th डे करा रहे हैं। प्राक्षरस्कम उदक्षरस्कम, हुआ कि बच्चे का सिर पूर्व की ओर या उत्तर दिशा की ओर कर देंगे। बच्चे का जो पिता है वो दो नाम रखेगा, एक नाक्षत्रिक नेम और एक अभिप्रायिक नेम। ठीक है, नाम ऐसा होना चाहिए त्रिपुरुष, यानी 3 पीढ़ियों को बताने वाला। सब बातें हो चुकी हैं, सिर्फ रिपीटेशन चल रहा है चीजों का। ठीक है, सुश्रुत देख पा रहे हो, तो पीछे तो चरक में लिखा है कि पिता नाम रखेगा, और सुश्रुत में लिखा है कि माता पिता ये रखेंगे नाम। है ना, सुश्रुत ने माता को भी इंपॉर्टेंस दिया कि माता पिता नाम रखेंगे। नेक्स्ट है वाग्भट, तो वाग्भट के अनुसार टाइम देखा ही था आपने, 10 दिन, 12वें दिन, 100वें दिन या 1 साल पे नामकरण संस्कार। तो अपना देख लेना, 10 12 100 और 1 वर्ष, ये बताया टाइम। हारित ने 12वें दिन कहा है, चक्रपाणी 10वें दिन कहा है, मनुस्मृति ने 10वें या 12वें दिन कहा है नामकरण कराने के लिए। चलो ठीक है, इतना ही रखो आज के लिए, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, टाइम पूरा हुआ। कोई बात कहनी है, चलो बात कर लेते हैं, क्योंकि जस्ट एग्जाम हुआ है। तो हो सकता है कि कोई और डाउट हो, जैसा दो चीजें आप लोगों ने कही, एक पेपर डिस्कस करने का, एक असर्शन रीजन वाली चीज। एक बात मैंने अपनी कही कि जब मैं आपकी 10 बातें मानूंगा तो एक बात तो आप भी मेरी मानोगे, और मेरी बात यह है कि जब मैं सवाल करूँ तो तुरंत जवाब देना है। मेरा इंटरेस्ट जाएगा बेटा, देखो होता यही है अक्सर, है ना। मैं बड़े अच्छे से मैं भी बैच शुरू कर दूँ कि अरे मैं इतनी मेहनत कर लूंगा इस बैच के अंदर कि हर बच्चे का सिलेक्शन करा दूंगा, मेरा मन भी ऐसे करता है और मुझे अच्छा भी लगता है जब ऐसा होता है। लेकिन फिर जब आप लोग हिम्मत नहीं दिखाते हो ना, तो मेरा भी इंटरेस्ट डाउन जाने लगता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे अपग्रेड तब करने को मिलेगा जब आप अपग्रेड करोगे। आप जितनी मेहनत करोगे मुझे आपसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बस ये छोटी सी मेरी बात है, तो आपको भी मेहनत बढ़ानी है। और कोई बात किसी की, कुछ कहना है, कुछ जानना है, कुछ पूछना है, कह दो। कुछ सुझाव हो, ये सुझाव है अनंत का, अच्छा लगा मुझे, सेशन रीजन होना चाहिए, सच बात है। लास्ट टाइम सोचा था लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, आप लोग इतने रूज हो जाते हो, जवाब ही नहीं देते। मैंने लास्ट टाइम भी कोशिश की थी, मैं अभी भी चाहूँ तो आपको भेज दूंगा। नंदिनी हमारी स्टूडेंट थी, तो उससे मैंने कितने क्वेश्चन उसने मुझे लिखकर भेजे पर्सनली असर्शन रीजन के, लेकिन मैंने आपसे डिस्कस ही नहीं किया कभी। है ना, हो सकता है अभी टाइम, वो टाइम का लिमिट होती है ना, व्हाट्सएप पे शायद चले भी गए हो, डिलीट हो गए हो सारे मैसेज। उसने कम से कम 100 क्वेश्चन मुझे लिख के भेजे असर्शन रीजन के, आप लोग से शेयर करने के लिए, नहीं किए मैंने। चलो ठीक है, कुछ नहीं कहना तो, लेकिन बेटा यही है कि थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करोगे चीज़ों में, है ना, तो चीज़ें अच्छी होंगी। थैंक यू, आजकल इतना रखते हैं, कल मिलेंगे।